बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको एक खबर मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है, ऐसा लगता है कि उन्हें सारा गुस्सा या सारी गैरत उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जागती है। बाकी चीज़ों में बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी है और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने टूर करना है पूरे पाकिस्तान का। ये जिस मुल्क में होती है नॉर्मली वो ले जाते हैं। इंडिया में जब थी तो उन्होंने भी इंडिया में घुमाई थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान ने उसको टूर के अंदर लेकर जाना है मुख्तलिफ शहरों में। तो जो पाकिस्तान ने प्लान किया था उसमें पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को ले जाना था स्कर्दू में, हुंजा में। ये दोनों इलाके गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है जो पाकिस्तान का हिस्सा है। और साथ में इसको ले जाना था मुजफ्फराबाद में जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। अब इंडिया की जानिब से यह एतराज़ किया गया। इंडिया ने कहा जी ये तो आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप यहां पे ट्रॉफी क्यों लेकर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जनाब यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बुजदिली दिखाते हुए इंडिया को यह पैगाम दिया कि जी आप ठीक कर रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं, और ट्रॉफी को आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के दोनों इलाकों में ले जाने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने ठीक है जी हम नहीं लेकर जाते। इंडिया का एतराज है तो ठीक है सर आंखों पे, हम नहीं लेकर जाते ट्रॉफी को वहां पे। हालांकि इंडिया ट्रॉफी को लेकर गया था लद्दाख में, मकबूजा कश्मीर के इलाके में, वहां ऊपर पहाड़ों पे ले गया था। तो इंडिया ले गया लद्दाख में, वहां पाकिस्तान की बात नहीं बनी या पाकिस्तान वहां पे, यानी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद तस्लीम कर चुका है कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है और आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह तो तस्लीम करने वाली बात है ना। ये कैसे आप तस्लीम कर सकते हैं? आपने जो पाकिस्तान का नक्शा बनाया हुआ है उसमें आजाद कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, यह पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन इंडिया के कहने के ऊपर आप कह रहे हैं ठीक है जी हम ट्रॉफी नहीं लेकर जा रहे, और इंडिया पे आप जितना मर्जी एतराज करें वो लेकर गया ट्रॉफी। मुतनादे इलाके में, मकबूजा इलाके में वो ट्रॉफी लेकर गया। थोड़ा सा पहले हमारे वज़ीर आज़म ने भी ऐसी एक अजीब हरकत की अक़वाम मुत्तहिदा में। बजाय इंडिया को यह कहने के कि मकबूजा कश्मीर में तुम ज्यादतियां कर रहे हो, उनको आजादी मिलनी चाहिए, वो दुनिया को यह बता रहे थे कि इंडिया हमसे आजाद कश्मीर अगर छीनने आएगा तो हम ये कर देंगे। भाई आजाद कश्मीर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो पहले से ही आजाद है। मकबूजा कश्मीर तो उधर है जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की लगता है पॉलिसी बदली है कश्मीर को लेकर के, क्योंकि जनरल बाजवा ये चाहते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि इमरान खान साहब कश्मीर की बात करना छोड़े, भारत के साथ ताल्लुकात बनाए, और वो नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में लाने के लिए बाकायदा बैकडोर चैनल से कोशिशें भी कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, उनकी टीम नहीं मानी, शाह महमूद कुरैशी ने भी इनकार किया, तो फिर इंडियन वजीर आजम पाकिस्तान नहीं आया था। अब मैं नाज़रीन 2-3 दफा सियाचिन गया हूं, तो देखें अब इंडिया का प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है या वो किस तरीके से देखते हैं चीजों को। पाकिस्तान के पास जो चोटियां थी ना सियाचिन में, उनमें से बहुत सारियों पे कब्जा कर लिया था इंडिया ने, और वो इंडिया ने तब किया था जब सर्दियों में फोर्सेस नीचे आ जाती हैं। तब एसएसजी कमांडोज गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़के बाकी मानदा इलाके बचाए थे, और सियाचिन के ऊपर आज भी पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेज आमने सामने बैठी हुई है। लेकिन पाकिस्तानी इलाकों के एक बहुत बड़े हिस्से पर बहुत ज्यादा चोटियों पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था। पुराने जमाने में इस कब्जे से पहले जो गैर मुल्की आते थे ना, कोहे पैमा जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो पाकिस्तान और स्कर्दू के रास्ते से जाते थे और पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलता था और पाकिस्तान को इज्जत मिलती थी। फलां फलां चोटी के ऊपर जो चढ़ रहे हैं कोहे पैमा, ये पाकिस्तान के मेहमान हैं। लेकिन अब उन चोटियों पे जो मेहमान आते हैं वो इंडिया साइड से आते हैं। ये है, अब ये सच है, ये झूठ नहीं है। मैं जब वहां गया तो मुझे वहां लोगों ने बताया था। तो इंडिया जो है वो इस तरह अपना कब्जा बरकरार रखता है। इंडिया जो है वो एक नैरेटिव अपना बनाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान का एक एस्टेब्लिशमेंट बदलती है, नैरेटिव बदल जाता है। पहले अफगानिस्तान के बारे में एक नैरेटिव था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, अब चौथा है। इंडिया के बारे में हर चौथे दिन नैरेटिव चेंज हो जाता है। हमारी डॉक्ट्राइन नहीं खड़ी होती, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, और कोई इसके खिलाफ बात भी नहीं करता। कोई थिंक टैंक्स भी नहीं है पाकिस्तान में कि कोई मुस्तकिल पॉलिसी पाकिस्तान की चले। भारत इंडिया ने जो कहा वो उसने अचीव कर लिया और उसने मनवा लिया। मुझे लगता है कि हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है, पीटीआई को तोड़ दो किसी तरह, बस पीटीआई को नहीं छोड़ दें, इसके ऊपर चढ़ाई कर दो। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक केस करना चाहिए, और वो करना चाहिए पीटीवी के ऊपर, कि पीटीवी बाकायदा इमरान खान साहब को फितना खान कहकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पीटीवी है क्या? पाकिस्तान टेलीविजन। ये चलता कैसे है? मेरे और आपके टैक्स के पैसों से चलता है। पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा किस जमात को वोट दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो क्या पाकिस्तान के अवाम से पैसा लेकर चलने वाला एक इदारा पाकिस्तान के अवाम की पसंदीदा सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ खुल खुलाकर प्रोपेगेंडा कर सकता है बगैर सबूतों के? वीडियोस चला रहे हैं और उनको फितना और फसाद की जड़ करार दे रहे हैं, और पीटीआई के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है। और यह प्रोपेगेंडा अब नहीं हो रहा, यह 9 मई के फौरन बाद भी हुआ था, 9 मई से पहले भी हुआ था। ना सिर्फ 9 मई से पहले हुआ था, बल्कि जब इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली थी उस दौर में भी हुआ था, और बाद में इमरान खान साहब को गोलियां लग गई थी। तो पीटीवी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। हालांकि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन अक्सरियत से पैसे लेकर अक्सरियत जिस टीवी चैनल के मालिक है उस टीवी चैनल के ऊपर उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी पसंदीदा जमात को टारगेट किया जाता है।
अब यह मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को लेकर जाना चाहिए हाई कोर्ट्स में, जाए इसको ले जाए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, हाई कोर्ट में ले जाए कि पाकिस्तान टेलीविजन कौन होता है और किन सबूतों की बुनियाद पे किसी एक शख्स को 9 मई में सजा नहीं हुई, बल्कि अदालतें इमरान खान साहब के खिलाफ जो 9 मई के हवाले से केसेस हैं वो उड़ाती जा रही हैं, फारिग करती जा रही हैं। आज तक साजिश साबित नहीं हुई, लेकिन किस बुनियाद पे, क्या कोई फैसला आ गया है? कैसे पाकिस्तान टेलीविजन ने आज खुद तय कर लिया कि जनाब ये लोग कसूरवार है और ये लोग कसूरवार नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? कोई अदालत थोड़ी है वो। तो अदालत में जाना चाहिए और पीटीवी के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूल करना चाहिए। हुकूमत ने 12 जो वीडियोस चलाई है पीटीवी पे और वो सोशल मीडिया पे भी वो वायरल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से वीपीएन लगा के, वो जो वीपीएन जिसको कहते हैं ना शरई हैसियत में गैर शरई है, फतवा आ गया अब तो, बल्कि बहुत सारे उलमा ने मेरे से रब्ता किया, मादरत चाहता हूं। वो ये कह रहे थे कि आप जब उलमा इकराम कहते हैं तो हमें तकलीफ होती है, आप उलमा इकराम कहते हैं तो सारे उलमा की बेइज्जती हो जाती है, लोग आपको देखते हैं तो आप जरा मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो मैंने कुछ उलमा से पूछा, मैंने कहा जी मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं इनके लिए? उन्होंने कहा ये उलमा हो ना तो इस तरह के मजाइका खेज किस्म के फतवे ना दें और इस्लाम का मजाक ना बनाएं। ये जब आलमी सतह पे मामला जाएगा कि हमारे उलमा ने, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस नौयत का एक फतवा दे दिया तो हमारा मजाक बनेगा। तो मैंने कहा फिर क्या कहूं इनको? उन्होंने कहा जी आप इनको सरकारी दरबारी मौलवी कह दिया करें, या सरकारी मुल्ला कह दिया करें, सरकारी मौलवी कह दिया करें, दरबारी मौलवी कह दिया करें, कुछ भी कहा करें। उलमा इकराम का लफ्ज जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो ये बड़ी जबरदस्त विरासत है, तो ये हमें तकलीफ होती है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आइंदा सरकारी मुल्ला इनको कह दिया करेंगे। तो जनाब जो वीडियोस चलाई हैं हुकूमत ने, उनको ले जाए ना अदालत में और जाके साबित करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जराइम किए हैं। अदालत में ये वीडियोस नहीं चलनी क्योंकि ये एडिटेड वीडियोस हैं, छोटे छोटे पोर्शन मुख्तलिफ जगहों से निकाल के मुख्तलिफ जगहों से लगा के तो इन्होंने ये गेम डाली हुई है। अदालत जो है वो फोरेंसिक करवाती है, अदालत जो है वो सबूत मांगती है। अदालत कहती है सीसीटीवी फुटेज के 3 मिनट नहीं चाहिए, सीसीटीवी फुटेज के हमें पूरे 4 घंटे चाहिए। हमें पहले वाले भी 1 घंटे की दें, हमें उसके बाद वाले भी 4 घंटे की दें, तो हमें पूरी सीसीटीवी फुटेज दें ताकि उसका फोरेंसिक करके हम पता करें कि कौन किसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। बहरहाल ये अभी हुकूमत ने एक चीज बनाई तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के भी कोई काम आ रही है। पंजाब हुकूमत ने खसारा कैसे पूरा किया नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। अभी पंजाब हुकूमत ने एक नई खबर चलाई है। खबर उन्होंने ये चलवाई कि जनाब हमारा 160 अरब का खसारा नहीं था, हमारा तो 40 अरब का सरप्लस था। इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी सबसे बुरी है, बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी, खैबर पख्तूनख्वा से तो वो बहुत पीछे है। अली अमीन गंडापुर ने सबसे अच्छी कारकर्दगी इस मामले में दिखाई है। अब जनाब इसके ऊपर जो खबर है मेरे पास, ये डॉन अखबार की खबर है और डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पेंशन फंड की मद में जो पैसा रखा गया था 200 अरब रुपया, वो रकम निकालकर 160 अरब रुपए के खसारे को 40 अरब रुपए का सरप्लस बना दिया है। ताहम पंजाब का यह सरप्लस अब भी बाकी 3 सूबों से कम है। किस्मत खान साहब ने इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके रिपोर्ट किया सोशल मीडिया पे, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन यह खबर यह है कि पंजाब ने 160 अरब का जो खसारा है उसको 40 अरब के सरप्लस में या मुनाफे में कैसे कन्वर्ट किया? वो किया ये कि पेंशन के पैसे पड़े हुए थे 200 अरब, उनको लागे था डाल दिए, उन्होंने ये पैसे हमारे हैं, ये देखें हमारा खजाना खत्म हो गया। 160 जो है वहां से कटवा दिए और 40 अरब जो है वो शो कर दिया जी हमारा मुनाफा है। अगर शो भी करते हैं तो फिर भी सबसे पीछे हैं, शर्म नहीं आ रही वैसे। और ये डॉन के ऊपर रिपोर्ट छपी है, इसको चैलेंज कर सकते हैं तो जाकर कर लें। वैसे इन्होंने हमेशा फ्रॉड ही किया है, चाहे कैलिबरी फॉन्ट का फ्रॉड हो, चाहे मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, क्या बरतानिया में क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। कभी ये कि हमें जूते पॉलिश करने आते हैं लेकिन हम करते नहीं है, फिर देखा लोगों ने कि रफ्तार ही खत्म नहीं हो रही जूते पॉलिश करने की। हर काम जो भी किया है इन्होंने हमेशा फ्रॉड के साथ किया है। यानी हुकूमत में आने से पहले कहते 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगी मैं, और आने के बाद जो है वो जितनी बेचारा बंदा कम बिजली इस्तेमाल करता है उसके ऊपर और टैक्स लगा दिया है। बेड़ा गर्क कर दिया जो छोटे यूजर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स हैं, जो बेचारे बहुत थोड़ी बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, वो भारी बिलों के नीचे दब गए हैं। ये वादे करके आ गए थे लेकिन वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। कई लोगों ने एक और चीज पे बड़ा शिकवा किया, मरियम नवाज की बात हो रही है तो वो शिकवा भी सामने आ गया। उन्होंने कहा जी आपने बहुत सारी बातें की कि मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी पहनी तो पुलिस तबाह कर दी, डॉक्टरों की वर्दी पहनी तो डॉक्टर तबाह कर दिए, वालिद के साथ सियासत में आई तो वालिद की सियासत तबाह कर दी, ट्रैक्टर के ऊपर बैठी तो किसान तबाह कर दिए। आपने कैप्टन सफदर का जिक्र नहीं किया। तो मैं मादरत चाहता हूं जी, कैप्टन सफदर साहब की जो हालत है वो मैं क्या बोलूं, वो अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। कैप्टन सफदर साहब का आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का तो देखें ना, नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास है जी बस नक दा कोका और कुछ नहीं है। तो नक दा कोका है जी कैप्टन सफदर साहब के बाद, वो अपने मुंह से कह रहे हैं तो बंदा और उनके बारे में क्या बात करे, कोई और बात करने की गुंजाइश नहीं रहती इसमें। नाज़रीन अमेरिका के हवाले से जो खबर आई थी कि वहां से जो लेटर लिखा था, पहले मैंने आपको 46 लोग बताए थे, अभी एयरवे ने रिपोर्ट किया है कि ये 54 अमेरिकी अरकान कांग्रेस हैं जिन्होंने सदर जो बाइडन को खत लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं। अब देखें ये दोनों जमातों से हैं, रिपब्लिकन से भी हैं और डेमोक्रेट से भी हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जब कंपेन चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने वादा किया था मुसलमानों से, खासतौर पे पाकिस्तानियों से, कि आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम फिर लेटर्स लिखेंगे। ये और लेटर्स इसलिए आ रहे हैं, अभी तो इसमें शिद्दत बड़ी कम है, लेकिन जैसे ही उनकी नई गवर्नमेंट बनेगी, नए लोग आकर बैठेंगे,
तो फिर आप देखिएगा ये सिलसिला बहुत तेज हो जाएगा और पाकिस्तान में ट्विटर बंद करना, एक्स बंद करना, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि अब वो अमेरिकी हुकूमत की एक जो है वो एंटिटी बनती जा रही है। कैसे? इलन मस्क ने बड़ा साथ दिया डोनाल्ड ट्रंप का। पूरी कंपेन जो रवायती मीडिया है उसके मुकाबले में इलन मस्क ने चलाई अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और उस पर जो सबसे मौसर प्लेटफॉर्म था वो एक्स का था। अब इलन मस्क ने एक, वैसे उनकी एक तकरीर है बड़ी जबरदस्त, मैं वो भी सुन रहा था। इलन मस्क ने कहा कि सिटीजन जर्नलिज्म इज द फ्यूचर, यानी दुनिया में अगर सहाफत का कोई फ्यूचर है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर है। ये जो कंट्रोल्ड मीडिया है ये अपनी वक़्त और अहमियत खोता जा रहा है। अब जो जर्नलिज्म होगा वो बाय द पीपल फॉर द पीपल होगा, कि लोग ही जर्नलिस्ट होंगे, वो बताएंगे बगैर सेंसर के प्रॉब्लम्स क्या है, और लोग ही उसको। और इलन मस्क बहुत जबरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनने वाला है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लान है, एक नई वजारत है जिसमें वो काम करेगा। तो क्या पाकिस्तान में उसकी जो सबसे बड़ी इस वक्त इलन मस्क की पहचान है, उसका सोशल मीडिया एक्स, उस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में बंद करके रख सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ये बंद करके रख पाएंगे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये मुश्किलात पैदा हो जाएगी अगर इन्होंने बंद रखने की कोशिश की तो। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट है, मुझे उसके ऊपर बात करनी है। वो स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुझे भी आकर मिले और बाकी जो लोग कैद हैं उनसे भी मिले और मशावरत करें। हम सीनियर लोग हैं, हमारे से मशवरा करें, हम कुछ अच्छे मशवरे दे सकते हैं। शाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मशवरा करना चाहिए। बहुत अहम लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं, इमरान खान साहब के अलावा। महमूद रशीद साहब हैं, चौधरी एजाज साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं। खुद महमूद रशीद साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का 40 साल तजर्बा है सियासत में। लेकिन सेम टाइम पे शाह साहब के बेटे भी बोले। जैन कुरैशी साहब ने कहा कि उनके, वो एक दावा कर दिया उन्होंने बहुत बड़ा, कि उनके खानदान से बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान में किसी ने नहीं दी फस्तायत के इस दौर में। मेरे ख्याल में उनके बेटे ने ज्यादा बोल दिया। यानी जैन कुरैशी साहब मेरे जानने वाले हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया जज्बात में आके। देखिए मुश्किलात तो उन्होंने देखी हैं, वाकई देखी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ये लोग अपनी जिंदगी, क्योंकि पीर फैमिली है तो ये बड़ी अपनी जिंदगी कंफर्टेबल गुजारते हैं, तो इनको इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि एक दिन की जेल भी क्या होती है। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। लोग आते हैं, इनके पाँव को हाथ लगाते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, झुक कर मिलते हैं, तो इनका एक अपना ऑरा होता है। तो उसमें से इतनी कुर्बानी दे देना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कुर्बानी इनकी है या इनके खानदान की है, ये नहीं हो सकता। लोगों ने बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊँ ना कि इंतजार पंजूथा ने जो तकलीफ बर्दाश्त की है ना, ये पूरा खानदान मिलकर उसकी आधे से आधी तकलीफ भी नहीं जानता कि तकलीफ होती क्या है। जेल में रहना कुछ और होता है। शेख रशीद ने अपने मुंह से कहा मैं पता नहीं 5 या 7 साल जेल में रहा हूं, वो सारे एक तरफ और ये 1 महीना एक तरफ जो मैंने अभी चिल्ला काटा है। यानी यहां की जो तकलीफ है ये ज्यादा है। अब सिर्फ हुआ क्या था कि उन्हें गायब कर दिया गया था, दुनिया से उन्हें काट दिया गया था। इसकी तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो लोग जेलों में वो निकल के बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने दोनों तरह की चीजें देखी हैं। 9 दफा गिरफ्तार हुआ, 1 दफा गायब हुआ, और सबसे लंबे अरसे तक के लिए गायब हुआ। तो मैंने दोनों तरह की चीजें देखी हैं। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जेल का 1 साल जो है ना, वो जबरी गुमशुदगी के 1 दिन के बराबर होता है। इतनी तकलीफ होती है। मेरे ख्याल में जैन कुरैशी साहब को आइडिया भी नहीं है कि सदाकत अब्बासी के साथ क्या हुआ या डार फैमिली के साथ क्या हुआ। वो सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों के साथ किस हद तक जुल्म हुआ है। देखिए यास्मीन राशिद भी हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अब्बाद फारूक का बेटा जो है वो इंतकाल कर गया। एक बाप के लिए उससे बड़ा दुख क्या होगा? वो अपने बेटे के जनाजे को सही तरह कंधा नहीं दे पाए। तो लोगों के बड़े बड़े दुख है, लोगों ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। अली अमीन गंडापुर, केपी की तो मैं मिसाल ही नहीं दे रहा अभी आपको। अली अमीन गंडापुर के बाल काटे गए, गला काटते तो आसान था उनके लिए। उनके भाइयों ने और कबीले ने भी अपने बाल काट दिए। मैं उनके भाइयों में एक फैसल अमीन को जानता हूं, वो बहुत मजबूत आसाब का आदमी है। मैंने उसके आसाब को थके हुए देखा उन दिनों में। यानी अगर इन सबके अंदर मैं देखूं, इनके वालिद के बाद तो सबसे मजबूत आसाब मुझे फैसल अमीन के लगते हैं। लेकिन वो आदमी भी, मैं उन दिनों रेगुलर उनसे बात करता था, तो उनकी फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ वो तो बताते भी नहीं है। मैं उनके वालिद से भी मिला था, अली अमीन के, और उनके वालिद ने कहा मैं तो समझा कि मैं रिटायर हो गया था, लेकिन मुझे अब दोबारा मेरे बेटों की वजह से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसने भी कोई शिकवा नहीं किया, कोई दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। वो भी पाकिस्तान की और इमरान खान की बात कर रहे थे, जो अली अमीन के वालिद थे। उन्होंने मुझे बल्कि उस दिन अपनी एक किताब भी दी, वो भी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इलाकों के बारे में उन्होंने लिखी हुई थी। फिर जब मैंने उनको फीडबैक देना था तो उन दिनों मुझे पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। तो ये पूरी लड़ाई लड़ते लड़ते वो आदमी इस दुनिया से चला गया और उसने अपने बेटे का इक़्तिदार भी नहीं देखा। इन्होंने तो कोई शिकवा नहीं किया या क्लेम नहीं किया कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानी हम दावा करते हैं कि हमारे खानदान का। तो ऐसा दावा ना करें जिससे बहुत सारे लोगों का दिल दुख जाए, ये नामुनासिब है। हाँ, लेकिन ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की वाकई कुर्बानी है और उनकी फैमिली की कुर्बानी है, और उसको कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कदर की निगाह से उनकी कुर्बानी को देखते भी हैं। नाज़रीन, 2 खबरें और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो सियासत.pk को टारगेट किया जा रहा है, रफ्तार न्यूज़ को भी टारगेट किया जा रहा है, और इन्हें एफआईए ने नोटिस भेजे हैं। ये उस वक्त कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठ रही है, और पाकिस्तान की एफआईए बाज नहीं आ रही, फस्तायत बंद नहीं हो रही, और सिर्फ उनको इस बात की सजा दी जा रही है कि वो वाला नैरेटिव क्यों नहीं दिखाते, या वो चीजें क्यों नहीं उस तरीके से चलाते, या वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा क्यों नहीं बनते जो हुकूमत करना चाहती है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी मुख्तलिफ सफारतकारों ने मुलाकातें शुरू की हैं। इस हवाले से शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट भी किया,
मेरी एक दो लोगों से बात भी हुई, तो वो हो ये रहा है कि मुलाकातें करके सफारतकार ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उन्हें ये कह रहे हैं जी हम डील करवा देते हैं इमरान खान साहब के साथ, जल्दी बाहर आ जाएंगे, बस चंद महीने की खामोशी कर दें, बस ये वक्त गुजर जाए। तो ये भी एक किस्म की ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी खबर यह है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं उन पर तहरीक इंसाफ को नजर रखनी पड़ेगी। वो बजाय इसके कि अपने हलकों में जाके बंदे इकट्ठे करें या वहां जाके कंपेन चलाएं या लोगों के साथ राब्ते करें, डोर टू डोर कंपेन करें या जलसे और जुलूस करें, मोमेंटम बनाएं कि हमने 10,000 15,000 20,000 बंदा लेकर आना है एहतजाज वाले दिन, वो इस्लामाबाद में बैठ के टॉक शोज के अंदर मायूसी फैला रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ये लोग पहले भी अपने हलकों में नहीं गए थे, इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो गए थे। मेरे ख्याल में इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विजिलेंटली देखना पड़ेगा कि कौन लोग लोगों को निकाल रहे हैं और कौन लोग लोगों को मायूस कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।